संजय जी, सब की बाकी चारों की आपने राय सुन ली और संजय जी का कहना क्या है वो भी जरा स्क्रीन पर ऊपर चला दीजिए। संजय कुमार कह रहे हैं अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, चुनाव में 4 महीने हैं और संजय जी के मुताबिक इन 4 महीनों में चुनाव तय होगा। ये क्यों कह रहे हैं आप संजय जी? देखिए, अगर पिछले 6-8 महीनों में या साल भर में जिन राज्यों में चुनाव हुए उनसे अगर मैं तुलना करने की कोशिश करूं, अगर कर्नाटक की बात करूं तो मुझे इन तीनों राज्यों में कर्नाटक जैसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि कर्नाटक में बहुत पहले से ये तय था या लगभग ये लगने लगा था कि भाई सरकार के खिलाफ नाराज़गी है। नाराज़गी बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। अगर मैं तीनों राज्यों की बात करूँ, तीनों राज्यों की सरकारों की बात करूँ, मुझे कहीं ऐसी बड़ी नाराज़गी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। मध्य प्रदेश की बहुत चर्चा हो रही है कि भाई हाँ, ये ज़रूर है, मध्य प्रदेश में 18-19 लगभग 20 साल से बीजेपी की सरकार है। हम ये मानते हैं कि चलो 20 साल से सरकार है तो कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन क्या जन आक्रोश दिखाई पड़ता है, क्या ऐसी नाराज़गी दिखाई पड़ती है? कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी सरकार के बारे में लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैं, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आपने शुरू में कहा कि पोल पंडित, मैं कह रहा हूँ जब पंडित भी चाहे वो किसी भी तरह की भविष्यवाणी करें, चाहे जन्मपत्री देखते हैं, चाहे स्टार्स देखते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास हाथ में चीज़ होती है, उसके आधार पे कुछ वो भविष्यवाणी करते हैं। मेरे पास कोई आधार नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई मैंने राज्यों की विजिट नहीं की, तो वापस में इसी के लिए मैंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि इस राज्य में कौन जीत रहा है, इस राज्य में कौन जीत रहा है। छत्तीसगढ़ एक पॉपुलर परसेप्शन बना हुआ है, सरकार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सरकार का कामकाज अच्छा है, रमन सिंह भूपेश बघेल एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, अब कांग्रेस ने अपना घर भी एकजुट कर लिया है, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि कांग्रेस को एज है वहाँ पर। लेकिन दोबारा मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बीजेपी क्या कर रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। राजस्थान की भी बहुत चर्चा हो रही है, कांग्रेस में मतभेद है, कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक तरह से रिवोल्ट तो ना कहूँ तो, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में परस्पर संघर्ष चलता रहता है। बीजेपी के बारे में भी यही चर्चा होती रहती है कि ये मनमुटाव और एक तरह से फैक्शनलिज्म तो बीजेपी में भी है, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आती। लेकिन अगर 6 महीने पहले की बात होती तो ये ज़रूर ऐसा लगता था कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसा ज़रूर लगने लगा है कि पिछले 6 महीनों में अशोक गहलोत सरकार ने जो तमाम घोषणाएं की, जो तमाम योजनाएं वो लेके आए हैं, उससे कांग्रेस की स्थिति आज 6 महीने पहले की तुलना में मजबूत दिखाई पड़ती है। लेकिन उस मजबूती का मैं ये अर्थ नहीं निकाल पा रहा हूँ कि क्या ये मजबूती कांग्रेस को एक दूसरी जीत दिलाने वाली है राजस्थान में। ये ज़रूर है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो बुरी हार हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है 6 महीने पहले कांग्रेस की बुरी हार होती राजस्थान में, वैसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। इसी वजह से मैं मानक कह रहा था कि तीनों राज्यों में मेरे लिए कुछ कह पाना कि किस पार्टी की जीत हो रही है जल्दबाजी होगी, क्योंकि असल में माहौल तब बनता है जब चुनावों की घोषणा होती है। आमूमन अगर आप राज्यों में सर्वे करें 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले, और अगर राज्यों के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो तो आमूमन लोग रूलिंग पार्टी के पक्ष में आपको बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे सर्वेस को थोड़ा सीरियसली देखूं जो चुनावों की घोषणा के बाद किए जाते हैं। यही वजह है कि मैंने एक तरह से, जो आपने कहा, आप कहें सेफ साइड या आप कहें कि मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा स्टैंड यही है कि अभी बहुत जल्दबाजी है। ओके, यानी थोड़े मुद्दे भी रामकृपाल जी आने चाहिए। चुनाव प्रचार में कुछ नए मुद्दे उठेंगे, जाहिर है, जैसा अभी संजय जी ने कहा बीजेपी क्या कर रही है छत्तीसगढ़ में भी पता ही नहीं है, एकदम पूरी तरह से शांति है। जब तक दोनों पार्टियों के मुद्दे क्लियर ना हो जाए तब तक कहना थोड़ा मुश्किल होता है क्या? देखिए, संजय जी ने बहुत सही बात कही है, ये सच है। क्योंकि देखिए, लोग भूल जा रहे हैं कर्नाटक में 2 चीज़ों ने बड़ा रोल प्ले किया। एक देखिए, एक जो आजकल जिसको केजरीवाल ने कहा कि पहले हमारी नकल कांग्रेस ने की, अब बीजेपी कर रही है, तो ये जो कहा कि 2000 रुपये कैश देंगे वो फैमिली हेड को, जो सारी चीज़ें हैं इनका भी आप समझिए कि बहुत असर होता है।
अब मैनिफेस्टो सब लोग कोई नहीं पढ़ता, लेकिन एक जमाना था मैनिफेस्टो कोई जानता नहीं था। लेकिन आजकल ये जो घोषणाएं होती हैं कि 2000 हर महीने, 5 किलो राशन, फलाना, तो ये मैनिफेस्टो अब हर एक पब्लिक को, हर एक वोटर को पता चल जाता है। अब वो देखना है कि कौन कितना ज़्यादा कर रहा है, और ये सब चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। जो अभी बात हमारे करीब सारे साथियों ने कही, एक समानता जिसकी बताएं, बीजेपी जहां अपने संगठन, उसका मतलब संगठन के लेवल पर वो अपर हैंड उसका रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है उससे नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी तो परफॉर्मेंस पर आती है। तो जो परफॉर्मेंस का जो डैमेज भी है तो वो संगठन कंट्रोल करके उसको करता है। कांग्रेस में जस्ट रिवर्स स्थिति है, संगठन मतलब उसका आला कमान कह लीजिए, वहाँ ज़्यादा नहीं कंट्रोल हो पाता। वो व्यक्तिगत रूप से गहलोत ने जो काम किए हैं, जो वेलफेयर स्कीम की हैं, प्लस उसमें जब इनका मैनिफेस्टो आएगा तो और क्या दे रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में अभी से घोषणाएं शुरू हो गई हैं, कांग्रेस तरफ से कुछ कुछ आता है, हाँ, दोनों तरफ से, कि कर्नाटक वाला फार्मूला यहाँ करेंगे। अब वो लाडली बहन योजना कितनी है, सवाल इस पर नहीं दो लोग देखते, सवाल अमाउंट किसका ज़्यादा है। तो ये सब जो फैक्टर्स है ना, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि बीजेपी हारे या जीते, उसका संगठन इतना मजबूत है कि वो अपनी कोर स्ट्रेंथ को मेंटेन कर लेती है। कांग्रेस के साथ जो दिक्कत रही, कांग्रेस अगर खत्म कहीं से हारती है तो चूंकि संगठन नहीं है, आज 30 साल से उत्तर प्रदेश में 32 साल से नहीं आई, संगठन ही नहीं है। तो ये जो एक बेसिक ड्रॉबैक होता है कुल मिलाकर के। और एक बात देखिए, बीजेपी कांग्रेस का वही भविष्य है जहां बीजेपी अकेली है, जहां कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। मतलब आप उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जो है इलाके हैं, और वही होता है, या थोड़ा सा पहाड़, उत्तराखंड और हिमाचल, जहाँ एक बार तू एक बार मैं, एक बार तू एक बार मैं। तो इसलिए मैं जैसा मैंने कहा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये दोनों के लिए वो है। राजस्थान में जैसा बाकी लोग भी कर रहे हैं, मुझे लगता है। ओके, अब अभय जी, आज ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे ग्वालियर। याद है उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कांग्रेस अगर दिल्ली और पंजाब छोड़ दे, हम एमपी राजस्थान छोड़ देंगे। ऐसा लगता है वो बात तो बनी नहीं। अब केजरीवाल भगवंत मान को लेकर उतर गए ग्वालियर में, वहां से केंद्र सरकार पर भी हमला कर रहे हैं, और जाहिर है वो कांग्रेस को भी खूब, गहलोत को घेर रहे हैं। क्या वो कोई फैक्टर आपको लगता है इस बार मध्य प्रदेश में हो सकता है, और राजस्थान भी आएंगे वो? देखिए, हर पार्टी कहीं भी जाने, उम्मीदवार खड़े करने और चुनाव प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, उसको रोका तो जा नहीं सकता। ये कह के कि भाई आपका वहाँ कोई आधार नहीं है या आपकी दाल वहाँ पे नहीं गलेगी, ये तो हम नहीं कह सकते। वो तो उसको अधिकार है, वो अपना प्रचार प्रसार, वो राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं तो हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें वोट मिलेगा, तो उससे उनको लाभ, कुल मिलाकर उनको लाभ होगा। जहाँ तक ये तीनों राज्यों का सवाल है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 2 पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर दूसरी पार्टियों का कोई खास महत्व है नहीं। एक ज़माने में बहुजन समाज पार्टी कई जगह अपना हस्तक्षेप वगैरह किया करती थी, लेकिन आजकल बहुजन समाज पार्टी तो ऐसा लगता है कि रिटायर हो गई है। मायावती राजनीति से उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया है। वो एक रहस्य है जो धीरे धीरे करके हम लोगों के सामने खुलेगा कि मायावती क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। तीनों प्रांतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने तीनों जगह भाजपा को हरा दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से परास्त हो गई थी। अब कांग्रेस के सामने दोहरी जिम्मेदारी है, विधानसभा चुनाव जीतना और लोकसभा में पहले ऐसी पराजय को रोकना। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाजपा को वो हरा देगी, लेकिन कम से कम भाजपा से वो कुछ सीटें तो छीन सकती। यहां तो 100% पराजय हुई थी ना, एक बहुत ऐसी पराजय हुई थी, इसमें कांग्रेस पूरी तरीके से स्तब्ध रह गई थी। अगर कांग्रेस 25% 30% सीटें भी भाजपा से इन प्रांतों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद छीन सकती है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात होगी। तो कांग्रेस एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी का सामना कर रही है। ओके, ऑलराइट। संजीव श्रीवास्तव, संजीव, आपके हिसाब से कांग्रेस के सामने चैलेंज क्या रहेगा? क्योंकि आपका जो प्रेडिक्शन है वो उलटफेर ना हो जाए उसमें, और जहां आप कांग्रेस को एज दे रहे हैं वो हाथ से ना निकल जाए, कोई गलती कांग्रेस ना करे। आपकी सलाह या आपका विश्लेषण क्या होगा? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में तो चाहे संजय कुमार जी ने कहा वहां बीजेपी क्या कर रही है, और बीजेपी ने बड़े एक अनुभवी राजनेता को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया हुआ है चुनाव के लिए। जो माथुर साहब हैं, ओम प्रकाश माथुर, पुराने
नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, प्रभारी महासचिव होते थे बीजेपी के, तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन वो भी कोई ऐसा मिरेकल नहीं कर सकता कोई जना। अभी वहां पे कांग्रेस अगर हारती है तो बहुत बड़ा उलटफेर माना जाएगा उसको आज की स्थिति में। अब जहां तक अभय जी जो अभी कह रहे थे, द्विपक्षीय लड़ाई है एमपी में और राजस्थान में, बट देखिए यहाँ पे छोटे छोटे मार्जिन से बहुत सीट्स डिसाइड होती हैं, और बीएसपी ने राजस्थान जैसी जगह भी पिछली बार 6 सीट जीती थी, और वो 6 के 6 अशोक गहलोत के साथ मिल गए थे। अगर बीएसपी फिर अपने उम्मीदवार उतारती है तो वोट किसके कटेंगे? अल्टीमेटली तो कांग्रेस के कटेंगे। बीएसपी आज भी किसी मरी गिली हालत में मध्य प्रदेश में एक फोर्स है, थोड़ा बहुत वोट लेती है, तो अगर वो वहां पे कैंडिडेट उतारते हैं तो किसके वोट लेंगे? कांग्रेस के वोट लेंगे। तो बीजेपी के पास ऐसे कई, मानक ने शुरू में कांग्रेस के संदर्भ में कहा था कि बड़े हथकंडे वो और क्या इस्तेमाल करेंगे, तो मैं बीजेपी के संदर्भ में कहता हूं कि अभी उनके पास कई हथकंडे ऐसे बचे हुए होंगे जो कि वो यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। अब केजरीवाल जी गए ग्वालियर, आप उनकी चर्चा कर रहे हैं, अल्टीमेटली घूम फिर के सब कहते हैं अर्बन वोट भी उनको जाता है, बीजेपी का वोट भी जाता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर केजरीवाल राजस्थान और मध्य प्रदेश में कैंडिडेट उतारेंगे तो वो वोट किसका लेगा? नॉन एंटी बीजेपी वोट लेगा कि एंटी कांग्रेस वोट लेगा? मेरे ख्याल से तो उसका उत्तर काफी स्पष्ट है। तो ये सब जो फैक्टर्स प्ले करेंगे धीरे धीरे, वो सब इंपॉर्टेंट होंगे। ओवैसी फैक्टर खैर कर्नाटक वगैरह के बाद और काफी मार्जिनलाइज हो गया, मेरे ख्याल से वो यहाँ अब राजस्थान एमपी में भी ज्यादा नहीं चलने वाला। एमपी में तो बहुत अल्पसंख्यकों के वोट है ही नहीं, मुस्लिम वोट, बट राजस्थान के संदर्भ में ओवैसी कार्ड एक्सपोज हो चुका है, वो बीजेपी के लिए अब एक यूजलेस कार्ड है, उस पत्ते का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा है मेरे हिसाब से, जिसने बीच में काफी बड़ी भूमिका अदा की। तो कुल मिला के राजस्थान एमपी में मैं टक्कर मानता हूं, और उसमें कौन कौन वोट किस किस तरह से प्रभावित करेगा और बाकी सारे फैक्टर्स तो हैं ही। और एक बात जो मैं पिछली बार नहीं कही थी, जो आशुतोष ने बहुत जिस पे एम्फेसिस दिया, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। वसुंधरा राजे डेफिनेटली एक डार्क हॉर्स हैं, और मेरा मानना है अशोक गहलोत ने जब धौलपुर में ये कहा था कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, तो वो चाहते यही थे कि कहीं वापस से गोद में नहीं बैठा लें मोदी जी और अमित शाह वसुंधरा को, एक बार और उसको, चाहे कितनी भी दोस्ती रही, कितनी भी सरकार बचाई, लेकिन सामने जो नवंबर दिसंबर में चुनाव है उसमें वसुंधरा को सामने खड़ा देखना नहीं चाहते वो अपने, तो उन्होंने कहा चलो इसको भी निपटाते चलो साथ साथ है। सो वो कहीं पे नजरे, कहीं पे निशाना वाला अटैक था अशोक गहलोत का। तो अब आज बड़े सम्मान से कल उदयपुर में बात की, अमित शाह जी ने नमस्ते की है, अभिवादन किया है, अच्छा एक पॉलिटिकल करेक्टनेस दिखा रहे हैं और अच्छा सम्मान एक दूसरे को दे रहे हैं। बट वसुंधरा राजे को अगर डिक्लेयर कर देते हैं या उसको चेहरा बना देते हैं या कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बना देते, तो राजस्थान की राजनीति में फिर नए सिरे से एक उबाल आ जाएगा। और फिर सारे फैक्टर्स एक ओवरटर्न करने की गुंजाइश रखती है, क्योंकि जैसे आशुतोष जी ने कहा, चाहे वो सतीश पूनिया है, चाहे अब सीपी जोशी है, चाहे गजेंद्र शेखावत है, चाहे XYZ जो भी हैं, मोदी जी एक चेहरा है, विधानसभा में कितने कारगर साबित होते हैं हमने देखा है, कई बार होते हैं। जो रामकृपाल जी ने उदाहरण दिए वो 2014 के उफान के बाद के उदाहरण थे, हाल में तो कामयाब नहीं होते वो विधानसभा में, वो कोर वोट रिटेन कर लेते हैं। तो स्थानीय चेहरे की तरह राजस्थान में तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी बीजेपी किसी और को स्थापित नहीं कर पाई, तो क्या वो फिर से एक सुलह हो जाएगी? मजबूरी का नाम वसुंधरा राजे, कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब वो वापस से वसुंधरा राजे हो जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। ओके, यस। आशुतोष, जैसे अभी अभय दुबे कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यहां पर किसी थर्ड फोर्स की फिलहाल जगह दिखाई नहीं देती है इन 3 राज्यों में, पर इसी तरह की बातें हम पहले गुजरात के बारे में भी करते थे, इसी तरह की बातें हम उत्तराखंड, हिमाचल और बाकी गोवा, इन सारे राज्यों के बारे में भी करते थे। लेकिन गुजरात में 12-13% वोट आम आदमी पार्टी लेकर आई है। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने वहां पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे चुनाव प्रचार के दौरान। या इन 3 राज्यों में आप कोई जगह देखते हैं आम आदमी पार्टी या किसी भी थर्ड फोर्स के लिए? राजस्थान में वो हनुमान बेनीवाल भी है। मानक, गुजरात में बीजेपी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी का प्रचार हो, और आम आदमी पार्टी वहां बीजेपी के ट्रैप में आई। कितने लोगों को इस बात का एहसास है कि पिछली बार राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने जम के चुनाव लड़ा था, उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था, हरियाणा में चुनाव लड़ा था, पिछले बार कर्नाटक में चुनाव लड़ा था। कितने प्रतिशत वोट आए? कहीं भी 1% वोट नहीं आया। तो आम आदमी पार्टी
राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ी फोर्स है नहीं। लेकिन वो इस मेरे बार ख्याल से इस बार ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है। इस बार दिल्ली, पंजाब और गुजरात के नतीजों के बाद आपको नहीं लगता कि एक अलग नजर से लोग देखेंगे अगर ये किसी नए राज्य में जाते हैं तो? बिल्कुल नहीं, उस मुगालते में मत रहिए, और आम आदमी पार्टी को भी उस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। दिक्कत आम आदमी पार्टी के साथ क्या है कि आम आदमी पार्टी ने कोशिश करेगी लेकिन वहीं पे कामयाब हो पाएगी जहां पे कांग्रेस पार्टी मरणासन अवस्था में होगी। हरियाणा और कर्नाटक की जीत के बाद, और एक चीज का क्रेडिट लोग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, वह है, उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे खड़ा कर दिया है। अब वहां रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, असंतुष्टों से के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, पहले वो सारे दरवाजे बंद थे। तो पार्टी का आधा काम तो इसी से हो जाता है कि पार्टी का अध्यक्ष उनसे मिल रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है और वहां पे कुछ जो मीटिंग्स कर रहा है, ये काम वो कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग वहां पे चल रही है, इसमें रणनीति के ऊपर चर्चा हो रही है। तो ये दर्शाता है पिछले दिनों जिस तरीके से राजस्थान को ही उन्होंने एक तरीके से संभालने की कोशिश की या फिर छत्तीसगढ़ को संभालने की कोशिश की, इसका क्रेडिट मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं देते लोग। लेकिन मैं मानता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने पार्टी को एडमिनिस्ट्रेटिवली खड़ा करने की कोशिश की, खड़ा किया कायदे से। तो ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो पंजाब में फैसले नहीं कर पाई, जो उत्तराखंड के अंदर फैसले नहीं कर पाई, जो गुजरात में तो बिल्कुल ही फैसले नहीं कर पाई। अब कांग्रेस पार्टी फैसले हो रहे हैं। और एक बात मत भूलिएगा कि पार्टी जब जीतती है तो उसका कॉन्फिडेंस और उसकी चाल ढाल बिल्कुल बदल जाती है। बीजेपी के बारे में मेरा मानना यह है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा, बीजेपी के बारे में मिथ बनाए जाते, बहुत ज्यादा, और ये उनका प्रोपेगेंडा है और ये अपने प्रोपेगेंडा में कामयाब रहते हैं। देखिए, संगठन, लोकतंत्र के अंदर संगठन का एक ही काम होता है, अनुशासन बनाए रखना और जो कोर वोटर है उसको भागने ना देना। संगठन कभी भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वोटर अपने पास लेके नहीं आ पाता। दिल्ली का उदाहरण है, दिल्ली के अंदर बीजेपी का कोर वोटर इंटैक्ट रहता है, लेकिन एक बार 67 सीटें, एक बार 3 सीटें मिलती, दूसरी बार 8 सीटें मिलती। अगर अमित शाह इतने ही बड़े चाणक्य हैं, नरेंद्र मोदी इतने ही चमत्कारी पुरुष हैं, संगठन इतना ही मजबूत है, तो दिल्ली जीत के दिखा दो विधानसभा को, नहीं जीत पाते हैं। तो इसका मतलब यह कि संगठन की बड़ी सीमित भूमिका है। उसको हम ये जो पन्ना प्रमुख की बात है, ये सब ऑप्टिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स, इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका इन तीनों राज्यों में नहीं होने वाली है। ज्यादा 0.5%, 0.6% वोट लेकर आएंगे, जितना पिछली बार राजस्थान के चुनाव के समय में भी लड़े तब भी इतना ही परसेंट आया था, मध्य प्रदेश में भी इतना ही परसेंट आया था। जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी ने 2018 से नहीं, 2015 से शुरू कर दी थी। 2015 से गांव-गांव, शहर-शहर जाके वो कैंपेनिंग। क्लोजिंग संजय कुमार के साथ। संजय जी, डिसाइसिव फैक्टर कोई रहेगा? जैसे अभी आशुतोष कह रहे हैं संगठन की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होने वाली है, आपके हिसाब से निर्णायक क्या रहेगा? फिर मुद्दे रहेंगे जो कुछ तो सामने आ गए हैं, कुछ आने बाकी है। नहीं, बिल्कुल मुद्दे रहेंगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को और लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मैं उतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा? इसकी वजह एक खास वजह है। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस डिफेंड नहीं कर रही थी अपनी सरकार, कांग्रेस सरकार को अटैक कर रही थी। यहां 2 राज्यों में कांग्रेस को उस बात का डिसएडवांटेज होगा। मध्य प्रदेश में इस बात का एडवांटेज है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर अटैक कर रही होगी, सरकार से सवाल पूछ रही होगी। तो मध्य प्रदेश में जो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या क्या मुद्दे होंगे या किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, कर्नाटक का अगर मॉडल देखा जाए तो मध्य प्रदेश पे लागू करना चाहिए कांग्रेस को। वही सक्सेसफुल एक मॉडल होगा, लोकल मुद्दे और लोकल चेहरा। लेकिन लोकल मुद्दे और लोकल चेहरे पे चुनाव तो लड़ना कांग्रेस को चाहिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन लोकल चेहरे का तो फर्क पड़ेगा, लोकल चेहरे का फायदा मिलेगा कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। लेकिन जिस बात से वहां पर एक अड़चन आएगी या कांग्रेस के सामने जो चैलेंज है छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी, लोकल मुद्दे, उन मुद्दों को बीजेपी उठा रही होगी, बीजेपी सवाल पूछ रही होगी सरकार से और कांग्रेस को उसका जवाब देना होगा। अब सवाल यही है कि कांग्रेस उस जवाब को कितने सफाई से या कितने अच्छे तरीके से पेश करती है।